दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव की है, जहां 30 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 9 बजे गांव से थोड़ा आगे एक सुनसान इलाके में सड़क किनारे एक कार खड़ी थी। सुबह का वक्त था, लोग खेतों की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोगों की नज़र उस गाड़ी पर पड़ी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने अपने काम में लग गए। वक्त बीतता गया, मगर कार जैसी खड़ी थी वैसी ही वहीं खड़ी रही। अब लोगों को शक होने लगा था कि आखिर ये गाड़ी इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी है। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि एक बार पास चलकर देखना चाहिए। तो जैसे ही वो लोग कार के पास पहुँचे तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि बाहर से ही खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, जो अब सूख चुके थे। फिर भी जब लोग हिम्मत करके कार के अंदर झांकते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर एक युवक बैठा था जिसका सिर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था और उसके कपड़े खून से लटपट थे। इसके बाद डर के मारे कांपते हुए लोगों ने जैसे ही पीछे की सीट पर नज़र डाली तो जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पीछे वाली सीट पर भी एक लाश पड़ी थी। ये लाश किसी लड़की की थी। कार के अंदर का ये दृश्य देखकर तभी उन लोगों में से एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पहुंचते ही अपनी छानबीन में लग गई। दरअसल कार के अंदर जो लाश थी उसे गोली मारी गई थी। अब तक वहां काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस भी लगातार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दोनों लाशें किसकी हैं और इन्हें यहाँ पर क्यों मारा गया। लेकिन जब उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला तो वहाँ लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। जब पुलिस वाले कार के अंदर तलाशी ले रहे थे तो उन्हें डैशबोर्ड से उस कार की आरसी और बीमा के डॉक्यूमेंट्स मिले। साथ ही कार के अंदर से एक प्रसाद का डिब्बा भी मिला। गाड़ी के कागजात से पता चला कि वो कार किसी रामबड़ नाम के व्यक्ति की थी, जो धौलपुर का रहने वाला था। ये जानकारी सामने आते ही पुलिस ने उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और पुलिस की एक टीम तुरंत कार के मालिक रामबड़ की तलाश में निकल गई। इसके बाद पुलिस जैसे ही रामबड़ को तलाश करते हुए उसके घर पहुंची तो रामबड़ अपने घर पर ही मिल गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी गाड़ी उसका भांजा विकास लेकर गया था, जो अपनी पत्नी दीक्षा के साथ करौली माता के दर्शन करने निकला था। अब पुलिस के लिए ये मामला और भी पेचीदा हो गया था कि जिन दो लाशों की पहचान नहीं हो रही थी वो असल में विकास और उसकी पत्नी दीक्षा की थी। पुलिस ने यह सूचना विकास के घर वालों को दे दी। विकास के घर वालों को ये सूचना मिलते ही वहां पर मातम पसर गया। लेकिन जांच का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार था कि अगर ये दोनों मंदिर दर्शन के लिए गए थे तो उनकी हत्या किसने और क्यों की। पुलिस ने इस बारे में घर वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी किसी पर शक नहीं था और ना ही परिवार में कोई दुश्मनी की बात सामने आई। अब पुलिस को किसी और सुराग की तलाश थी जिससे इस दोहरे हत्याकांड का सच सामने आ सके। पूछताछ में ये भी पता चला कि अभी 10 महीने पहले ही विकास और दीक्षा की शादी हुई थी और दोनों काफ़ी खुश थे। अब पुलिस को यहाँ से कोई खास सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने करौली माता के मंदिर से ही छानबीन करने का फैसला किया। इतना ही नहीं बल्कि विकास और दीक्षा के मोबाइल की सीडीआर भी निकलवाई गई। साथ ही करौली पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सीसीटीवी कैमरे में पति पत्नी के साथ एक और युवक भी दिखाई दिया, जिसकी पहचान गांव ईट के धौलपुर निवासी चमन खान के रूप में हुई। इस पर परिजनों ने पुलिस को बताया कि चमन 3-4 दिन से उनके घर पर ही रह रहा था और वो विकास को कार चलाना सिखा रहा था। अब पुलिस चमन को उठाती है और पुलिस चमन से पूछताछ करती है तो पहले तो वो इधर उधर की बातों में उलझाने लगा, यानी वो किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो विकास और दीक्षा के साथ में ही था और विकास को ड्राइविंग नहीं आती थी। इसलिए जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने जो हत्या का कारण बताया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि उसने और विकास के मामा रामबड़ ने मिलकर उन दोनों की हत्या की थी। फिर पुलिस ने विकास के मामा रामबड़ को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो उसने जो खुलासा किया वो और भी हैरान कर देने वाला था। रामबड़ ने बताया कि मैंने ही अपने भांजे और उसकी पत्नी को गोली मारी है, लेकिन मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही मुझे उनसे कोई फ़ायदा था।
बल्कि मैंने ये सब सिर्फ अपनी बहन की बात रखने के लिए किया, क्योंकि मेरी बहन ललिता यानी विकास की मां ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये खुलासा होते ही करौली पुलिस ने अछनेरा के सांता गांव में दबिश डालकर विकास की मां को गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि जब ये खबर फैली कि एक मां ने ही अपने बेटे और बहू की हत्या करवा दी है तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब वजह सामने आई तो सबके होश उड़ गए। यानी गांव वालों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई माँ इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने ही बेटे और बहू की जान लेने की साजिश रचे। खैर, इसके बाद जब पुलिस ने ललिता से पूछताछ की तो पूछताछ में माँ ललिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन उसने जो हत्या की कहानी बताई वो बहुत अजीब थी और उस कहानी पर पुलिस वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी थी। पूछताछ के बाद जो कहानी निकल कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी कि अछनेरा के गांव सांता में विकास अपने परिवार के साथ रहता था और अभी विकास की शादी नहीं हुई थी। फिर भी वो रंगीन मिजाज का था, तो उसके साथ कई लड़कियों के संबंध भी थे, जिसको लेकर उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहा करते थे, क्योंकि घर में और भी बच्चे थे जिन पर उन सब बातों का बुरा असर पड़ सकता था। तो इस वजह से माँ बाप ने कई बार समझाया भी था, लेकिन विकास पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। इसलिए बूढ़े माँ बाप परेशान थे। तो उन्होंने सोचा कि अब विकास की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि शायद जब बहू घर में आ जाएगी तो विकास खुद सुधर जाएगा। ये बात दिमाग में आते ही परिवार वाले उसके लिए रिश्ते की खोज में लग गए। लेकिन उन्हें सुंदर से सुंदर लड़की चाहिए थी, क्योंकि विकास के घर वालों को उम्मीद थी कि अगर बहू सुंदर होगी तो शायद विकास किसी दूसरी लड़की की तरफ ध्यान नहीं देगा। इसी वजह से थोड़ी खोजबीन के बाद एक लड़की मिल गई जिसका नाम दीक्षा था। दीक्षा न केवल खूबसूरत थी बल्कि पढ़ी लिखी भी थी। इसलिए विकास के माँ बाप ने बिना देर किए शादी पक्की कर दी और फिर फरवरी 2024 में विकास और दीक्षा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। अब बहू घर पर आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन घर वाले एक बात से हैरान थे। उन्होंने नोटिस किया, नोटिस ही नहीं बल्कि देखा भी कि शादी के बाद भी विकास में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा अय्याशी करने लगा था, जिसकी वजह से एक दिन तो हद ही हो गई कि विकास की मां ने खुद उसे एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ये देखकर उसके होश उड़ गए, यानी माँ का दिमाग खराब हो गया। इसके बाद उसने सोचा कि इस बात को उसकी पत्नी दीक्षा को बताना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, इसलिए शायद वही कोई रास्ता निकाल सके। माँ दीक्षा के कमरे में पहुंच गई, लेकिन जब वो दीक्षा के कमरे में पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि दीक्षा गांव के ही एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। ये नज़ारा देखकर माँ को चक्कर आ गया। यहीं से उसने तय किया कि वो बेटे और बहू दोनों को रास्ते से हटा देगी। घर में विकास के और छोटे भाई बहन थे जिन पर इन सब चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ रहा था, और उसे सुधारने के लिए जिसे लाया गया था वही इन सब चीज़ों में लिप्त थी। इसलिए माँ ने अपने भाई रामबड़ के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू को मारने का षड्यंत्र रचा। ये दोनों पिछले 2 महीने से दोनों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हर बार प्लान फेल हो गया। प्लान के मुताबिक पिछले महीने सस्ते दामों में एक सेंट्रो कार खरीदी और हत्या के लिए पिस्टल का इंतजाम किया। इसके बाद विकास और दीक्षा को मारने के लिए सही जगह की तलाश भी की। साथ ही मामा रामबरन ने अपने भांजे को मारने के लिए अपनी गाड़ी के ड्राइवर चमन खान को भी अपनी इस योजना में शामिल कर लिया और उसे पैसे का लालच देकर इस काम में मदद के लिए तैयार कर लिया। 6 दिन तक प्लानिंग करने के बाद मामा रामबरन ने अपनी सेंट्रो गाड़ी को लेकर चमन खान को विकास के गांव भेज दिया, यानी अपनी बहन के ससुराल भेज दिया। वहां कई दिन तक ड्राइवर चमन खान विकास को गाड़ी चलाना सिखाता रहा। इसके बाद रामबरन ने चमन खान से फ़ोन पर बात की और कहा कि तुम विकास और उसकी पत्नी दीक्षा को कैला देवी मंदिर घुमाने के बहाने ले आओ, मैं तुम्हें रास्ते में मिल जाऊंगा। इसके बाद चमन खान ने विकास और उसकी पत्नी दीक्षा को कैला देवी मंदिर घुमाने के बहाने वहां ले आया और 29 सितंबर को उन्हें साथ लेकर कैला देवी मंदिर के लिए निकल पड़ा। उसने रामबरन को फ़ोन करके बताया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। इसके बाद शाम होते होते विकास और दीक्षा ने कैला देवी मंदिर के दर्शन कर लिए थे। उधर चमन खान ने पहले से ही बनाई गई योजना के अनुसार रात में ही दोनों को लेकर मासलपुर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मामा रामबरन भी अपने गांव से निकल पड़ा। उसने अपने साथ एक इको गाड़ी
और हथियार भी ले लिए और मासलपुर पहुंचने से पहले उसने चमन खान को सख्त हिदायत दी थी कि विकास और दीक्षा को किसी भी हाल में शक नहीं होना चाहिए, यानी सब कुछ ऐसा दिखना चाहिए जैसे सच में सब घूमने निकले हैं। और हत्यारा मामा रामबरन पहले से ही मासलपुर कस्बा में थोड़ा आगे पड़ रहे मोड़ के पास अपनी इको गाड़ी को लेकर खड़ा हुआ मिला और वहां चमन खान को गाड़ी रोककर अपनी इको गाड़ी के पास बुलाया। प्लानिंग के हिसाब से दोनों ने मिलकर विकास और दीक्षा को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें सेंटो कार में तड़पता हुआ छोड़कर अपनी इको गाड़ी से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने छानबीन करके सभी आरोपियों को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। अब उनके किए कर्मों की उचित सजा उन्हें मिलेगी। एक माँ जो अपने बच्चों से बेशुमार प्यार करती है, लेकिन एक माँ ने ये जो कदम उठाया काफ़ी शर्मनाक है। उसने सोचा ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से और भी ज़्यादा सब कुछ उलझ गया। जिन बच्चों को इस बुराई से दूर रखने के लिए उसने ये कदम उठाया, अब उन बच्चों की देखभाल करने वाला कौन है? अब उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उन्हें सही गलत का फर्क कौन बताएगा? उन्हें सही मार्गदर्शन कौन देगा? इन सब प्रश्नों के जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये सत्य घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।